हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तान्या एंड आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ्रीकोनॉमिक्स। तो हमने ऑलरेडी इंडियन पॉलिटी के पार्ट 1 to 5 डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें हमने ये सब कुछ पढ़ा था। तो हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के एक्ट तक सब कुछ क्लियर कर लिया था। लेकिन सिर्फ कंसेप्ट्स क्लियर होने से नहीं होगा, आपको इसके लिए MCQs मारने ही पड़ेंगे। एंड टुडे आई एम हियर विथ 100+ MCQs ऑन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन पॉलिटी। अब आप पूछेंगे कि आपने एक्ट्स तो ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आप कोई भी एक्ट पढ़ते हैं तो आप उसको पैराग्राफ वाइज पढ़ते हैं, है ना। तो पैराग्राफ में कई चीज़ें जो हैं वो अलग तरीके से लिखी रहती हैं, जिसके कारण आपको मेन डिटेल्स कई बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको लगता है अरे ये तो अंडरस्टूड है, मगर जब आप MCQs मारते हैं तो आपको पता चलता है कि अरे यार क्वेश्चन तो उन डिटेल से पूछा जा रहा है जो कि बिटवीन द लाइन्स लॉस्ट हो गए, है ना। तो इसीलिए हम इन MCQs को आज कंप्लीट करेंगे। प्लीज़ ग्रैब अ नोटबुक, स्टे शार्प and be with me till the very end. We are going to cover this topic for once and all, and हम लोग आज इसको बिल्कुल ही wrap up कर देंगे. So before starting today's class, I urge you all to firstly go and watch my entire series. उसके बाद आप MCQs मारेंगे, आपको ज़्यादा आसानी होगी। मैं उसका लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, प्लस अभी हमारी स्क्रीन पर भी विजिबल होगा। अगर आप चाहें तो आप वो जा करके देख सकते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये MCQs होंगे कैसे। दिस इज़ अ प्री रिकॉर्डेड क्लास, और आप जब भी इसको सुन रहे होंगे तो आप प्लीज़ मेरे क्वेश्चंस को सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर दीजिए। उसके बाद आप आंसर दे सकते हैं, एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं और अपने आंसर को मैच कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत, है ना। सो विदाउट एनी फर्दर अडू वी विल डायरेक्टली गोइंग टू डाइव इनटू द क्लास. So the first question is, which act created the Board of Control to supervise the civil, military and revenue affairs of the company? ओके तो हमें पता है कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आ गया था। उसके बाद हमें पता है कि 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। 1773 में ऑलरेडी कुछ रिफॉर्म्स की बात की गई थी, है ना। लेकिन जब पिट्स इंडिया एक्ट आया तब इन लोगों ने बात की डुअल कंट्रोल की, है ना। तो डुअल कंट्रोल में हमने क्या क्या पढ़ा था? BOC पढ़ा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल पढ़ा था और COD पढ़ा था, यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल सर्विसेज और कॉमर्शियल सर्विसेज अलग हो गई थी, है ना। तो ये पूछ भी क्या रहा है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस एक्ट के द्वारा क्रिएट किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं, तो इसका आंसर भी C ही है ना। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773? नो ब्रेनर, इसका आंसर वॉरेन हास्टिंग्स है ना। हमने इसे पहले भी पढ़ा है। ओके, लेट्स सी द आंसर. यस. What was the term of the service fixed for the members of the Governor General's Council by the Regulating Act? इसके लिए ये याद होना ज़रूरी है कि ये हुआ कब था। तो ये 1773 में हुआ था। 1773 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन चुके थे, जिनका हमने नाम अभी पढ़ा, वॉरेन हास्टिंग्स नाम था। और आपको ये याद रखना होगा कि कितने पीरियड के लिए इनकी सर्विसेज थी। तो इनकी सर्विसेज 4 ईयर्स के लिए थी। कितने ईयर्स के लिए थी? 4 ईयर्स के लिए थी। तो इसका आंसर होगा B. यस. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 द गवर्नर ऑफ बंगाल वाज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, विच 2 प्रेसिडेंसीज केम अंडर हिज कंट्रोल. ठीक है. सो इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाइए. 1773 में इंडिया का क्या हाल था हमने डिस्कस किया है ये ऑलरेडी. हमें ये पता है कि 1773 में देयर वर हाउ मेनी प्रेसिडेंसीज? देयर वर 3 प्रेसिडेंसीज. सो वन वाज बंगाल प्रेसिडेंसी, वन वाज बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड द अदर वन वाज मद्रास प्रेसिडेंसी. तो हमें पता है कि गवर्नर ऑफ बंगाल को अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था. तो इनके अंडर में कौन सी 2 प्रेसिडेंसीज आएंगी? बॉम्बे आएगा और मद्रास आएगा. अगर आपको ये नहीं भी याद है तो भी आपको इतना तो याद होगा कि 1773 में हमारे पास 3 ही प्रेसिडेंसीज थी. गवर्नर ऑफ बंगाल के अंदर कौन सी 2 आएंगी? तो एलिमिनेट करके आपको पता होगा कि बॉम्बे और मद्रास आएगा, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर A. एंड लेट्स सी द आंसर. यस. Now, which of the following institution was established by the Regulating Act of 1773? तो इसका आंसर भी हमें पता है. हमें पता है कि प्रिवी काउंसिल इसका आंसर नहीं है. हमें पता है हाई कोर्ट एट बॉम्बे जो है वो बहुत लेट हिस्ट्री में सेटअप किया गया था. फेडरल कोर्ट एट कैलकटा जैसी कोई चीज़ नहीं थी. एंड सुप्रीम कोर्ट एट कैलकटा इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि फोर्ट विलियम्स में सुप्रीम कोर्ट के इंसेप्शन के लिए एक्ट पास हुआ था इन 1773 और 1774 में हमें सुप्रीम कोर्ट एट कैलकटा मिल गया था. सो द आंसर इज ऑप्शन B फॉर क्वेश्चन 5. लेट्स सी. यस.
Moving on to the next question. How many members were there in the Governor General's Executive Council under the Regulating Act? तो ये फिर से रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की बात ही कर रहा है और हमें पता है कि गवर्नर जनरल को एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी दिया गया था जिसमें कितने मेंबर्स थे, हमने पढ़ा था कि इसमें 4 मेंबर्स थे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यस। विच सिटी हाउस द न्यूली एस्टैब्लिश्ड सुप्रीम कोर्ट अंडर द 1773 एक्ट? हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही पढ़ा कि ये कैलकाटा में हुआ था एट फोर्ट विलियम्स। मैं कुछ चीज़ें बार बार इसलिए बताती हूँ ताकि आपको वो याद रहे, ठीक है? तो आंसर इसका ऑप्शन बी है। ओके, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वॉज पास्ड बाय विच ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक कंपनी थी, वो एक्ट्स पास नहीं कर सकते थे। क्वीन की काउंसिल भी एक्ट पास नहीं कर सकते हैं, प्रीवी काउंसिल भी एक्ट पास नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ओके, आंसर इज ऑप्शन बी, यस। What was the key motive behind passing the Regulating Act of 1773? हमने इसके बारे में बात करी है। ब्रिटिश आर्मी को एक्सपैंड करने के लिए? बिल्कुल नहीं। टू रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनीज मिस गवर्नेंस? यस। टू प्रमोट इंडियन सेल्फ रूल? नो। टू सपोर्ट मिशनरी एक्टिविटी? नो। दिस वॉज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ वॉट हैपन्ड लेटर, मतलब इंडियन मिशनरीज आई थी इन एक्ट्स के कारण, मगर ये कभी भी प्राइम मोटिव, की मोटिव नहीं था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को पास करने के लिए। हमें पता है कि की मोटिव क्या था, तो की मोटिव यही था कि 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण एक बहुत ही रैम्पेंट मिस गवर्नेंस जो है वो इंडिया में फैली हुई थी। नेपोटिज्म हो रहा था, ब्राइब हो रहा था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी कमा रही थी उसमें से बहुत बड़ा चंक जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी यहीं पे कंज्यूम कर लेती थी और वो जो ब्रिटिश क्राउन है उसके पास पहुंचता ही नहीं था। तो ये जो मिस गवर्नेंस है इसी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को जो है वो पास किया था। तो इसका आंसर हमें क्या पता है? हमें पता है कि ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 10th क्वेश्चन क्या है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ लिमिटेशन ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773? ठीक है, अब ये देखते हैं कि ये क्या कहता है। इट गेव द फुल ऑटोनॉमी टू द प्रेसिडेंसीज। ऐसा कुछ हुआ था क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 3 तो प्रेसिडेंसीज ही थी, उसमें से बंगाल को जो है वो ऑटोनॉमी मिली थी, तो सारी ऑटोनॉमीज़ को तो नहीं मिला था, तो ये गलत है। ठीक है, इट रिजॉल्व ऑल द इश्यूज ऑफ द डुअल गवर्नेंस। अभी तक डुअल गवर्नेंस की कोई बात ही नहीं हुई है। डुअल गवर्नेंस जो है वो हम 1784 में देखेंगे। It lacked the enforcement mechanism, okay, and it nationalized the East India Company. ऐसा कुछ भी कभी नहीं हुआ था। तो ये कह रहा है कि what was the limitation of the regulating act of the 1773? तो obviously इसका आंसर होगा that it lacked the enforcement mechanism. ठीक है, ओके, तो इसका आंसर सी है, जैसे कि हमने देखा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The Pitt's India Act of 1784 established the dual government system between which two bodies? तो हमें पता है कि गवर्नर जनरल और इंडियन प्रिंसेस के बीच में ऐसी कुछ बात नहीं हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन पार्लियामेंट तो था ही नहीं, इंडियन पार्लियामेंट नहीं था। क्वीन ऑफ इंग्लैंड और ब्रिटिश पार्लियामेंट के बीच में भी कोई डुअल बॉन्ड नहीं साइन हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा? हमने ऑलरेडी पढ़ा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। यस। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? फिर से नहीं बताऊँगी, इसका आंसर भी यही है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो इसका आंसर है। Yes, answer is option D. Under the Pitt's India Act, the number of member in the board of council was fixed at, इसका आंसर होगा 6. आंसर इज ऑप्शन बी। हमें पता है कि 1773 में गवर्नर जनरल की बॉडी में 4 मेंबर्स हुआ करते थे, उनमें 2 ऐड हुए जो कि 1784 में जा कर के 6 मेंबर्स हो गए थे। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए, Court of Director under the Pitt's India Act was responsible for, now this is a good question, okay, क्योंकि हमें पता है कि पिट्स इंडिया एक्ट ने डुअल कंट्रोल की बात की थी। हमें पता है कि एक BOC था, एक COD था। हमें ये भी पता है कि पॉलिटिकल फंक्शन और कमर्शियल फंक्शन में डिफ्रेंशिएट किया गया था। मगर कई बार क्या होता है ना कि इस तरह के ट्रिवियल इन्फॉर्मेशन को रिटेन करने से ब्रेन जो है वो मेजर इन्फॉर्मेशन को ही जो है ना एक्सक्लूड कर देता है। ठीक है, इसका आंसर होगा कमर्शियल फंक्शन, लेकिन इसको आप याद भी रखिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सुपरविजन में क्या आएगा? पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स, ये हमने क्लास में पढ़ा है। और COD में क्या आएगा? कमर्शियल अफेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? कमर्शियल फंक्शन, यानी ऑप्शन सी, यानी कि आंसर है ऑप्शन सी।
ठीक है। सो नाउ कमिंग टू द 15th क्वेश्चन, विच ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स नेम इज एसोसिएटेड विद द इंडियाज एक्ट ऑफ 1784। तो हमें पता है कि इसको पिट्स इंडिया एक्ट भी कहते हैं, मगर कौन से पिट्स? तो विलियम पिट द यंगर, ये इसका आंसर होगा। हमने पढ़ा है अपने इसमें भी कि विलियम पिट द यंगर वॉज द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, और उन्हीं के नाम पर पिट्स इंडिया एक्ट को जो है रखा गया था। तो जैसा हम देख सकते हैं, आंसर इज ऑप्शन ए विच वी हैव मार्क्ड। Okay, so the 16th question is, the main objective of Pitt's India Act was to expand the British trade, abolish the East India Company, establish the effective political control over the company, grant independence to the Indian provinces। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ब्रिटिश के ट्रेड को एक्सपैंड करने की ऐसी कोई मंशा नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश अभी नहीं करना था, वो अभी 100 साल बाद अबॉलिश होने वाला था। इस्टेब्लिश द इफेक्टिव पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द कंपनी, हाँ ये बात सही है। एंड ग्रांट द इंडिपेंडेंस टू द इंडियन प्रोविंसेस, ये तो 1947 तक की सच्चाई भी नहीं है। तो ये जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ इफेक्टिव पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द कंपनी। ये इस्टेब्लिश करना जो है वो पिट्स इंडिया एक्ट का मेजर मोटिव था। Okay, which body was given the power to inspect and control the civil and military affairs in India as per the Pitt's India Act? तो हमने पढ़ा है ऑलरेडी कि पिट्स इंडिया एक्ट ने दो चीज़ों के बारे में बात की थी, BOC एंड COD। हमने पढ़ा अभी कि COD जो है वो कमर्शियल अफेयर्स देखेगा, तो इसका आंसर होगा BOC, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जैसी तो कोई एंटिटी थी नहीं, ब्रिटिश मोनार्क इंडिया के सिविल और मिलिट्री सर्विसेज को तो नहीं देखने आएंगे, प्रिवी काउंसिल भी ऐसा नहीं करेंगे, तो क्या होगा इसका आंसर? बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा। या तो आप बेसिक्स क्लियर रखिए, या तो फिर आप एलिमिनेशन के माध्यम से इसको एलिमिनेट करके आंसर कीजिए। दोनों में से जो भी आपको सही लगे आप वो करिए। तो 17 का आंसर होगा ऑप्शन सी, करेक्ट। नाउ पिट्स इंडिया एक्ट इज़ कंसिडर्ड एन इम्प्रूवमेंट ओवर द रेगुलेटिंग एक्ट बिकॉज इट एंडेड द कंपनी रूल। जी नहीं, कंपनी का रूल 1858 में ख़त्म होगा। इट क्रिएटेड अ क्लियर डिविजन ऑफ पावर, इट लीगलाइज द स्लेवरी। जी नहीं, इंग्लैंड ने कभी भी स्लेवरी को लीगलाइज नहीं किया है इंडिया में। इट इंट्रोड्यूस्ड इंडियन रिप्रेजेंटेशन। जी नहीं, इंडियन रिप्रेजेंटेशन बहुत ही लेटर इन हिस्ट्री देखा गया है। सो इट क्रिएटेड अ क्लियर कट डिविजन ऑफ पावर, जो कि हमने पढ़ा BOC और COD के बीच में हुआ है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, एंड यस वी आर राइट। अब हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द फीचर ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, स्टैब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल देख रहे हैं कि हर बार ये है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ द गवर्नर जनरल्स अथॉरिटी, अबॉलिशन ऑफ द ड्यूअल गवर्नेंस, नो। एंड डिविजन ऑफ बिटवीन द पॉलिटिकल एंड कमर्शियल पावर, यस। गवर्नर जनरल की अथॉरिटी को स्ट्रेंथन करना, यस। तो अबॉलिशन ऑफ डुअल गवर्नेंस नहीं हो सकता है, क्योंकि इसने इंट्रोडक्शन ऑफ डुअल गवर्नेंस किया था, हेंस अबॉलिशन ऑफ डुअल गवर्नेंस विल बी द आंसर। पढ़िए, दिस इज नॉट अ फीचर, है ना, तो अबॉलिशन ऑफ द डुअल गवर्नेंस इज नॉट अ फीचर। आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 20, one of the major political impacts of Charter Act of 1813 was the beginning of the Indian participation। हमें पता है कि ऐसा नहीं हुआ था। सेंट्रलाइजेशन ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, जी नहीं, ये भी नहीं हुआ था। कंप्लीट इंडियनाइजेशन ऑफ कंपनीज आर्मी, बिल्कुल नहीं। हमें पता है कि 1853 तक भी जो आर्मी थी उसमें ब्रिटिश पर्सनल्स और इंडियन पर्सनल्स दोनों काम करते थे, तो हमें पता है कि कंप्लीट इंडियनाइजेशन ऑफ कंपनीज आर्मी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या होगा? स्टार्ट ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इंडियन एजुकेशन। ये हमने पढ़ा था कि इंडियन एजुकेशन को रोबस्ट करने के लिए 1813 में बहुत सारे काम किए गए थे, है ना। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। Which of the following act extended the trade monopoly of the East India Company in India except for tea and trade with China? पता है इसका आंसर चार्टर एक्ट ऑफ 1813 होगा। ये क्यों हुआ था ऐसा? हमने पढ़ा था कि नेपोलियन बोनापार्टे जो है उसने अपना यूरोपियन कॉन्टिनेंटल सिस्टम जो है उसको एक्टिवेट कर दिया था, जहाँ पर इंग्लैंड के जो गुड्स हैं वो पूरे यूरोप में बैन हो चुके थे। तो इंग्लिश जो मर्चेंट्स थे वो क्राउन के पास गए थे और उन्होंने कहा था कि भाई आप इंडिया को हमारे लिए भी खोल दो, हम भी इंडिया में ट्रेड करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस बात का विरोध किया था, मगर स्टिल ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड है उसका मोनोपोली बंद हो गया और ये इंग्लिश मर्चेंट्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक्सेप्ट फॉर टी एंड ट्रेड विद चाइना। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, है ना। ओके, सो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। लेट्स सी, यस। नाउ द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 अलाउ द क्रिश्चियन मिशनरीज टू
हमें पता है कि 1813 में क्रिश्चियन मिशनरीज़ का इंडिया में एडवेंट हो चुका था, वो इंडिया में आ चुके थे। तो उन्होंने क्या किया था? दे इंटरफेयर विद द लोकल कोर्ट्स? नो। दे ट्रेड फ्रीली इन इंडिया? नो। दे सेट अप आर्म्ड कैंप्स इन इंडिया? नो। दे प्रमोटेड रिलीजियस एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज़ इन इंडिया? येस दे डिड। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे तो बहुत ही ऑब्वियस आंसर्स दे दिए गए थे, लेकिन यूपीएससी में क्या करते हैं ना कि वो लोग आपको ऐसे 4 ऑप्शंस देंगे, जैसे कि उसमें आपको देंगे कि दे प्रमोटेड द रिलीजियस एक्टिविटीज़, दे प्रमोटेड द एजुकेशनल एक्टिविटीज़, दे वर ऑल्सो सीक्रेटली हेल्पिंग इंडियन यूथ टू बी रिक्रूटेड इन द ब्रिटिश आर्मी। तो इस तरह से आपको 3-4 ऑप्शन दे देंगे, उसके बाद बोलेंगे ओनली वन एंड टू, ओनली 1, 2 एंड 3। तो उस तरह से आपको थोड़ा सा जो है वो ध्यान देना पड़ेगा, है ना। आपको ये पता होना चाहिए कि क्रिश्चियन मिशनरीज़ का इकलौता काम ही था कि वो एजुकेशन को और क्रिश्चियनिटी को जो है वो इंडिया में प्रमोट कर सकें। ठीक है, यही इनका मेजर मोटिव था। तो यही इसका आंसर भी होगा, ऑप्शन नंबर सी। लेट्स सी द आंसर। यस, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। मगर थोड़े खुले दिमाग से जब भी आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, तो उसको 2-3 बार आप पढ़िए ध्यान से, आंसर उसी के अंदर छुपा हुआ होगा, है ना। Okay, which of the following statement is true about the Charter Act of 1813? It banned all the missionary activities? जी नहीं, हमने अभी जस्ट पढ़ा कि it started the missionary activities in India. It prohibited the education spending? No, it started with the education spending. It allocated funds to promote the education in India? Yes, it did. And it allowed Indians to become the directors in the company? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था. So it allocated the funds for promoting the education in India. इसका भी आंसर होगा आंसर नंबर सी. Let's see. Yes. So the Charter Act of 1813 renewed the company's charter for how many years? हमने पढ़ा है कि चार्टर एक्ट जो है वो 20-20 साल के लिए जो है वो कंपनी का रूल को एक्सटेंड कर देता था। तो आपको 1813 में आया था, 1833 में आया था, 1853 में आया था, 1873 में भी आना चाहिए था, मगर उससे पहले एक रेवोल्यूशन हो गया जिसके कारण 1873 में नहीं आया। इस टाइम पर वो इनडेफिनेटली एक्सटेंड हो गया था, है ना। और 1858 में जो है वो आपका ख़त्म हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी ही आपकी ख़त्म हो गई। तो चार्टर एक्ट जो है वो कंपनी के रूल को कितने दिनों के लिए बढ़ाते थे? 20 ईयर्स के लिए बढ़ाते थे। तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लेट्स सी द आंसर। यस। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ प्रोविजन ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1813? नॉट अ प्रोविजन। ओके, कंपनीज मोनोपोली ओवर द इंडियन ट्रेड was abolished, correct. Freedom to trade for all the British merchants, correct. Monopoly over the opium trade continued, correct. Separate board of control was abolished, no. ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट. What was the amount embarked annually for the education under the Charter Act of 1813? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 लाख रुपीज़, है ना। ये हमने पढ़ा है अपने 1813 के चार्टर एक्ट में, हमने ये बहुत अच्छे से पढ़ा था। आंसर सी है। The Charter Act of 1813 gave legislative sanction to the promotion of commercial agriculture, education and moral improvement, railway development, Indian nationalism. तो हमें पता है कि रेलवे की डेवलपमेंट जो है वो 1853 में हुई है ना। कमर्शियल एग्रीकल्चर जैसा कुछ जो है वो अभी तक सेटअप नहीं हुआ था। इंडियन नेशनलिज्म भी अभी तक सेटअप नहीं हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा? एजुकेशन एंड मॉरल इम्प्रूवमेंट। हमें पता है कि 1813 में जो है वो मिशनरीज़ को इंडिया में अलाउ कर दिया गया था, तो उनका जो मेजर काम था वो था ही कि एजुकेशन और मॉरल इम्प्रूवमेंट करना। Coming to question number 28. Under the Charter Act of 1813, the East India Company retained its trade monopoly in India. जी नहीं, ट्रेड मोनोपोली ख़त्म हो गई थी। कंट्रोल ओवर द चाइनीज़ ट्रेड, येस। एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर द इंडियन कॉटन, जी नहीं। सुप्रीम जुडिशियल अथॉरिटी, जी नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, येस। Which group criticized the introduction of the missionary work in India under the Charter Act of 1813? British evangelicals। तो ये क्यों करेंगे ऐसा? ये तो नहीं होगा आंसर। इंडियन प्रिंसेस, ये भी नहीं होगा आंसर। इंडियन मर्चेंट्स, जी नहीं। ऑर्थोडॉक्स हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स, येस, बिकॉज इनको ऐसा लगता था कि इनका जो रिलीजन है दैट इज़ अंडर द अटैक, तो इसके कारण ये लोग जो थे वो क्रिटिसाइज़ भी करते थे। आंसर डी है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 30. Charter Act of 1833 aimed to establish a single government for the whole of the British India. तो पहले देखिए पूछ क्या रहा है
ये बात कर रहा है सेंट्रलाइजेशन की। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि जहाँ पे पूरी पावर सेंटर के पास होती है और जो प्रोविंसेस होते हैं वो अपनी पावर सेंटर से ही डराइव करते हैं और उनकी जो पावर है वो सेंटर में ही जा कर के मर्ज हो जाती है। डिवाइडिंग द पावर्स इनटू लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो ऐसा तो नहीं होगा, सेंट्रल अथॉरिटी होगी अगर तो ऐसा नहीं होगा। क्रिएटिंग द प्रोविंशियल असेंबली, जी नहीं, ये डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोविज़न है। जब आप प्रोविंशियल असेंबलीज़ को क्रिएट करते हैं तो आप डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं, सेंट्रलाइजेशन की नहीं। अबॉलिशिंग द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, ग्रांटिंग द वोटिंग राइट्स टू इंडियंस। तो वोटिंग राइट्स तो इंडियंस को बहुत लेट तक भी नहीं मिले थे। एंड अबॉलिशिंग द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, हाँ ये काम की चीज़ लग रही है। हमें पता है कि उस समय तक इंडिया में 3 प्रोविंसेस थे, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। तो जो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, उनको अब बना दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, है ना। और मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसीज़ को इनके अंदर ही मर्ज कर दिया गया था। तो इसके बेसिकली सारे लेजिस्लेटिव पावर्स जो है वो ले लिए गए थे। लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होते हैं? लेजिस्लेटिव पावर्स होते हैं कि अपने एरिया में लॉ बनाने की शक्ति, है ना। तो वो लेजिस्लेटिव पावर्स जो है वो अब बॉम्बे और मद्रास के पास नहीं थे, वो अब किसके पास थे? सेंट्रल अथॉरिटी के पास, यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास। ओके, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमने बात करी। विच एक्ट ट्रांसफॉर्म द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इंटू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? नो ब्रेनर, हमने अभी जस्ट पढ़ा कि जो चार्टर एक्ट है 1833 का, उसने इस प्रोविजन के बारे में बात करी है। Yes, answer is option number C. Who was the first Governor General of India after the Charter Act of 1833? हमें पता है इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंक, B. Let's see the answer. Yes. Now coming to question number 33. The Charter Act of 1833 ended the East India Company's monopoly over which trade? तो हमें पता है कि 1813 में हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली जो है वो सारी चीज़ों पर ख़त्म हो गया था एक्सेप्ट ट्रेड विद चाइना, टी एंड ओपियम, है ना। तो अब इसमें पूछ रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली किस ट्रेड पे ख़त्म हुआ था इन 1833? तो हमें पता है इसका आंसर है ट्रेड विद चाइना। जो ट्रेड विद चाइना पे ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी वो भी 1833 में अबॉलिश हो गई, ख़त्म हो गई, है ना। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Now question number 34. Which act attempted to introduce a law member into the Governor General's Council? हमें पता है कि गवर्नर जनरल का एक काउंसलर भी था जिसको हम गवर्नर जनरल्स काउंसिल कहते थे। हमें पता है उसमें कुछ मेंबर्स होते थे और उन मेंबर्स में से एक लॉ मेंबर होगा। ये जो है ये गिवन था इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसमें बात करी गई थी ना कि एक लॉ मेंबर भी होना चाहिए गवर्नर जनरल के काउंसिल में। यस, आंसर इज ऑप्शन सी। The Charter Act of 1833 provided that no Indian shall be debarred from holding any office due to caste, religion, nationality. Yes, इसका आंसर था all of the above. Yes. The centralization of the legislative power in British India was a result of which act? हमने अभी जस्ट पढ़ा कि सेंट्रलाइजेशन जो है वो चार्टर एक्ट 1833 के बाद आया था, है ना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। Now, coming to the 37th question. Under the Charter Act of 1833, law made by the Governor General in Council were called as regulations, decrees, acts or ordinances. हमें पता है कि इसका आंसर होगा acts. Answer is option number C. है ना। The Charter Act of 1833 renewed the company's charter for how many years? तो हमें फिर से पता है इसका आंसर होगा 20, क्योंकि 33 में जो है वो कंपनी का रूल 20 ईयर्स से जो है वो बढ़ा दिया गया था, यानी कि 1853 में फिर से रिव्यू होने वाला था, है ना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 laid the foundation of which future administrative reform? Provincial autonomy, Indianization of the services, federalism या bicameralism? अभी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की कोई बात नहीं हुई थी क्योंकि इतने प्रोविंसेस ही नहीं थे, है ना। फेडरलिज्म की भी कोई बात नहीं हुई थी, बाय कैमरल लेजिस्लेचर की भी कोई बात नहीं हुई थी। यस, इंडियनाइजेशन ऑफ द सर्विसेज की बात जो है वो 1853 में शुरू हो गई थी। लेट्स सी द आंसर। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। विच एक्ट इंट्रोड्यूस द ओपन कॉम्पिटिशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया? तो ये किसने किया था? ये हमें पता है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में हो चुका था, है ना। ये आपका ओपन कंपटीशन होगा फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया।
Answer is option number B. Which commission recommended the introduction of competitive exams for civil services in the Charter Act of 1853? तो इसका आंसर साइमन कमीशन नहीं होगा। साइमन कमीशन जो है वो 1900s में देखा गया था। हंटर कमीशन नहीं होगा, फ्रेजर कमीशन नहीं होगा। इसका आंसर होगा मकॉले कमीशन, क्योंकि मकॉले को बोला भी जाता है कि मकॉले के अंडर जो है वो सिविल सर्विसेज के लिए जो है सबसे बड़ा डेवलपमेंट किया गया था, जिसको मकॉले कमेटी भी कहते हैं, जो कि 1853 में आया था, है ना। तो मकॉले कमीशन ही इसका आंसर होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके। विच एक्ट सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल? इसका आंसर होगा सी, विच इज़ द चार्टर एक्ट ऑफ 53। तो इसमें ये हुआ था कि जो गवर्नर जनरल है उनका जो काउंसिल होगा उसकी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स को अलग कर दिया गया था। करेक्ट? यस, इसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ 1853 का एक्ट। Correct? Under the Charter Act of 1853, how many members were added in the Legislative Council? हमें पता है कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते थे उनके काउंसिल में कितने मेंबर्स थे? तो 6 मेंबर्स थे, ये हमें पता है, और ये बहुत दिनों तक 6 पे मेंटेन भी रहेगा। आंसर है सी। Which act created the separate legislative council with the legislative function only? अगेन ये 53 का जो चार्टर एक्ट था उसी में इस बारे में बात हुई थी कि आपका जो काउंसिल है वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में बढ़ जाएगा। जो लेजिस्लेटिव है वो सिर्फ लेजिस्लेटिव फंक्शंस ही हैंडल करेंगे, एग्जीक्यूटिव जो है वो अब एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैंडल करेंगे, है ना। इसमें 6 मेंबर्स होंगे। तो ये सारी बातें किस में कही गई हैं? 1853 के चार्टर एक्ट में कही गई हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1853? इट प्रोवाइडेड फॉर द इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नर जनरल्स काउंसिल। नो, ऐसा नहीं हुआ था। इट एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल इनडेफिनेटली। येस, ऐसा हुआ था। इट नेशनलाइज द इंडियन इंडस्ट्रीज। नहीं हुआ था। इट एबॉलिश द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। नहीं हुआ था। तो याद करिए कि 1853 में एग्जैक्टली क्या हुआ था। 1853 का जो चार्टर एक्ट है वो एक्सटेंशन था 1833 के चार्टर एक्ट से। ठीक है। 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल इंडिया पे 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था, यानी कि 53 तक तो कंपनी रहेगी ही। और 1853 में इसको फिर से 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड नहीं किया गया, इसको एक इनडेफिनेट पीरियड के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। इसका मतलब ये नहीं था कि कंपनी का एक्ट अब हमेशा के लिए प्रिवेल करेगा। इसका मतलब ये था कि कंपनी को किसी भी टाइम ब्रिटिश पार्लियामेंट रिप्लेस कर सकती है ना। तो और ऐसा ही हुआ भी 1857 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का रिवोल्ट हुआ। उसके बाद 1858 में क्वीन ने प्रोक्लेमेशन दिया और उन्होंने जो है वो इंडिया को अपने अंडर ले लिया। ठीक है। तो ये हम बता सकते हैं कि इसमें यही हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर दिया गया था। ये किस एक्ट से हुआ था? ये 1853 के एक्ट से हुआ था। आंसर है ऑप्शन बी। हाउ डिड द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 अफेक्ट द ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया? इट एक्सटेंडेड द रूल परमानेंटली, इट एक्सटेंडेड द रूल फॉर 10 years, it renewed the rule without specifying the duration, and it restricted the trading rights. तो हमें पता है कि चार्टर एक्ट जो है 1853 का उसने रूल को परमानेंट नहीं किया था, इसने रूल को 10 ईयर्स के लिए नहीं एक्सटेंड किया था, उसने ट्रेडिंग राइट्स पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं डाले थे, उन्होंने विदाउट ड्यूरेशन स्पेसिफाई किए हुए रूल को इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर दिया था, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। सो नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 47, who had the power to appoint the legislative members under the Charter Act of 1853? तो हमें पता है कि 1853 तक गवर्नर ऑफ बंगाल की तो पोस्ट ही अबॉलिश हो गई थी, है ना। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो पोस्ट है वो 1858 में आएगी। ब्रिटिश पार्लियामेंट को इस चीज़ में तो कोई मतलब होना नहीं चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, है ना। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो इंडिया में जो है ब्रिटेन के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम करते थे, है ना। तो ये कौन करेगा? ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करेंगे। ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन इमीडिएट इफेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858? इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स? जी नहीं, ये हमने बहुत बाद में देखा है। एंड ऑफ डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस? यस। बिगिनिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी? नो। रिप्लेसमेंट ऑफ गवर्नर जनरल विद प्रेसिडेंट? नो। यहाँ पे रिप्लेसमेंट हुआ था गवर्नर जनरल का, बट विथ वाइसरॉय। वाइसरॉय ने अब रिप्लेस कर दिया था और इसने डुअल सिस्टम को एंड कर दिया था, यानी कि क्या हुआ था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है उनको इसने अबॉलिश कर दिया था, है ना। तो ये तो हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एंड ऑफ द डुअल सिस्टम ऑफ द गवर्नेंस। ईस्ट इंडिया
So now coming to the last question of today's session, which act transferred the control of Indian administration from East India Company to the British Crown? No brainer, it is the Government of India Act 1858. हमने ये पहले भी पढ़ा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर को इफ़ेक्टिवली इंडिया में एंड करता है एंड क्वीन के प्रोक्लेमेशन को जो है हाईलाइट करता है। अब जो क्वीन है उन्हीं का रूल जो है वो इंडिया में प्रिवेल करेगा। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। हमने आज टोटल 50 MCQs डिस्कस किए हैं। आज का सेशन बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए इसलिए हम सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। अगला सेशन होगा जो कि 50 और क्वेश्चंस को लेकर के होगा, जो कि लेटर एक्ट्स को कवर कर रहा होगा। आई होप आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत आई है तो आप प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन पर लिखिए। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन पर लिखिए। अगर आपको इन टॉपिक से कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी एक्सप्लोर करने हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली कम अप विद दैट। तो ये हो गई आज की क्लास। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो भी अभी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, जिनके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ स्टे ट्यून टू फ्री इकोनॉमिक्स फॉर पार्ट 2 ऑफ द MCQs। थैंक यू। बाय।